स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, मकान मालिक के तौर पर अगर हम अपना कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को किराए पर देते हैं या फिर किराएदार के तौर पर किसी व्यक्ति का मकान या उसकी प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं, तो हमें उस प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट यानी किराएनामा जरूर तैयार करना चाहिए, जिसमें मकान मालिक और किराएदार की सहमति से उस प्रॉपर्टी से जुड़े सभी नियम व शर्तें लिखी हों, जिनको वो फॉलो करें, ताकि दोनों पक्षों के बीच में क्लियरिटी बनी रहे और डिस्प्यूट के भविष्य में कम चांसेस हो। अगर किसी भी कारण फिर भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसका निवारण उस रेंट एग्रीमेंट के तहत जल्दी हो सके। तो चलिए आज की जानकारी में समझते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, ये कितने प्रकार से होता है और इसको करने के जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है और इसको बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रेंटल एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट, जिसे लीज एग्रीमेंट यानी किराएनामा भी कहते हैं, वो होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि किराएनामा यानी रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार की सहमति से एक लिखित समझौता होता है, जिसमें उस किराए की संपत्ति से जुड़ी नियम व शर्तें लिखी होती है, जिन्हें मानने के लिए दोनों पक्ष बाउंड होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि रेंट एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17D के अनुसार अगर हम अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को लीज पर देते हैं 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, जैसा आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। और इसी एक्ट की धारा 18C के अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना हमारे लिए ऑप्शनल होता है, यानी हम चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नहीं भी। उनमें 18C के तहत बताया गया है कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर 1 साल से कम समय के लिए देते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नहीं भी। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है रेंट एग्रीमेंट का, वो अनरजिस्टर्ड होता है और इसकी समय सीमा जो रहती है वो होता है 1 साल से कम यानी 11 मंथ तक का। तो इसी डॉक्यूमेंट का आमतौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सस्ता पड़ता है। क्योंकि रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो कि काफी कॉस्टली रहती है। वैसे ये ज्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी कॉस्टली होने के कारण लोग इसे कम यूज करते हैं। तो आमतौर पर लोग 11 मंथ तक का डॉक्यूमेंट यानी रेंट एग्रीमेंट तैयार करते हैं और 11 मंथ एक्सपायर होने पर उसे रिन्यू करवा देते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के खर्चे से बचा जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जिनकी जरूरत पड़ती है आपको रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको चाहिए किराएदार और मकान मालिक दोनों का आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी। इसके अलावा जो गवाह होते हैं, इसमें 2 गवाहों की भी जरूरत पड़ती है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की कॉपी या ओरिजिनल। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है कि ओरिजिनल स्टैम्प पेपर, जिसकी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है उस स्टेट पर निर्भर करती है। फिर आपको चाहिए कि किराएदार और मकान मालिक के पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही साथ मकान का जो किराया है, चाहे एडवांस में है 1 या 2 महीने का, और इसके अलावा सिक्योरिटी अमाउंट होती है, उसकी जो धनराशि है उसका अमाउंट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि उस अमाउंट को आप रेंट एग्रीमेंट में लिख सके क्लियरली। तो ये तो थी वो जरूरी डॉक्यूमेंट जिनकी जरूरत पड़ती है रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय। तो चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी बातों के बारे में जिनका ध्यान आपको रखना है जब आप रेंट एग्रीमेंट तैयार करवा रहे हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने अपनी कौन सी प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसको उसमें मेंशन कीजिएगा, उसका एड्रेस और उसका किराया कब लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। अगर समय पर किराया नहीं मिला तो उसकी लेट फीस कितनी होगी, इसको भी साफ तौर पर अपने एग्रीमेंट पर मेंशन कीजिएगा। और उस रेंट एग्रीमेंट पर मकान मालिक और किराएदार दोनों का ही नाम पता साफ साफ तौर पर लिखना चाहिए, जो कि आधार कार्ड के अनुसार हो। और फिर उस स्टाम्प पेपर पर उन दोनों के यानी मकान मालिक और किराएदारों के, इसके साथ साथ उन गवाहों के जो 2 गवाह आप लेकर जाएंगे, उनके भी हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होगा उसको भी साफ तौर पर उसे मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर उस मकान पर कोई भी रिपेयर का काम होता है तो वो कौन करेगा, बिजली पानी का भुगतान कौन करेगा, इसको भी आप किराए के इस एग्रीमेंट पर मेंशन कीजिएगा।
और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि उसमें ये जरूर बताया गया हो कि मकान की प्रॉपर्टी को जो किराए पर दिया गया है वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड, यानी उसमें मकान मालिक ने किस किस प्रकार की सुविधाएं किराएदार को दी है उसे भी साफ तौर पर आप उस समझौते पर लिखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान देना है वो ये कि मकान मालिक द्वारा अगर घर खाली करवाया जाता है 11 महीने से पहले या फिर किराएदार उसे खुद छोड़ता है 11 महीने से पहले, तो उसे 1 महीने पहले रिटर्न नोटिस देना होगा दूसरी पार्टी को। इसके साथ साथ 11 मंथ खत्म होने पर यानी रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने पर उसे रिन्यू करवाना भी जरूरी होगा, अगर सेम किराएदार कंटिन्यू करता है आगे तो। और हाँ, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत अगर मकान मालिक ने किराए पर बढ़ोतरी करनी है तो उसका प्रतिशत क्या होगा उसका उल्लेख भी इस एग्रीमेंट में होना जरूरी है। तो साथियों, ये तो थी कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान आपको रखना है रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय। तो चलिए अब समझते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। जैसा कि हम जान ही गए हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट हम बनाते हैं तो इसमें क्लियरली मेंशन होती है किराए की प्रॉपर्टी से जुड़ी नियम व शर्तें, यानी दोनों इसमें क्लियर होंगे, मकान मालिक भी और किराएदार भी, कि उनके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। तो यानी डिस्प्यूट के कम चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्यूट होता भी है तो कोर्ट में ये प्रूफ के तौर पर काम करता है और किराएदार इस रेंट एग्रीमेंट को दिखाकर रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर इस डॉक्यूमेंट का यूज करके अपना गैस का कनेक्शन ले सकता है, पहचान पत्र बना सकता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में इसके तहत ATC में अपनी किराए की छूट भी प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना जरूरी है रेंट एग्रीमेंट तैयार करना, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाना चाहिए। इसके अलावा मकान मालिक को किराए पर देने से पहले अपने टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर करवाना चाहिए, जिसकी हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी उसकी प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।